नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं वीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खासतौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल बीमा के बारे में, कर्ज माफ़ी के बारे में, समर्थन मूल्य के बारे में, पंचायत चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है इस बारे में, और मध्य प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। गृह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में श्री यशपाल सिंह राजपूत जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा जिला सागर को पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी बनाया गया है जिला मंडला का। इसके अलावा श्री दीपक कुमार शुक्ला जो कि एसपी थे मंडला के, इनको सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के दिशा निर्देशों की अवधि बढ़ाई। गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए 30 सितंबर 2020 को जो दिशा निर्देश जारी किए थे, अब उनकी समय सीमा बढ़ा दी है 30 नवंबर तक के लिए। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देश 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी किए थे। उस वक्त से अभी तक कंटेनमेंट जोन के बाहर लगातार धीरे धीरे गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की छूट दी जा रही है। अब तक ज़्यादातर गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन ऐसी गतिविधियां जिसमें ज़्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की संभावना है, उन्हें चालू करने के लिए कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई है। इन गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्पेशल ऑपरेशन प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इन गतिविधियों में मेट्रो, रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल, इंटरनेट पार्क आदि शामिल हैं। इसी तरह कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको दोबारा पूरी तरह से खोलने में कोविड संक्रमण फैलने का काफ़ी जोखिम है। ऐसे में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उन्हें फिर से खोलने के संबंध में खुद फैसले लेने की इजाज़त दी गई है। राज्य इस संबंध में अपने आकलन और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इन गतिविधियों में शामिल है स्कूल, कोचिंग संस्थान, रिसर्च छात्रों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोलने, साथ ही किसी एक जगह पर 100 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने जैसे जो फैसले हैं यह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेता है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि चुनाव में पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति मतदान न कर सके। मध्य प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है श्री बसंत प्रताप सिंह, इन्होंने यह बात वर्ष 2019 बैच के प्रोबेशनर IAS के लिए आयोग में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में कही। श्री सिंह ने कहा कि आगामी महीनों में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लें, कोई संदेह हो तो उसे दूर कर लें। श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन महत्वपूर्ण होते हैं। आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1994 में। यह स्वायत्त संस्था है। आयोग लगभग 4 लाख पदों के लिए निर्वाचन करवाता है। इनमें शामिल है महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच। ब्रीफिंग सत्र में आयोग में अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। अपर सचिव श्री राजेश यादव ने EVM और श्री दीपक नेमा ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न IT एप्लीकेशन की जानकारी दी है। तो अगले 1-2 महीनों में पंचायतों के जो चुनाव हैं वह भी हो सकते हैं। फिलहाल जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, उपनिर्वाचन जो है ये संपन्न होंगे, उसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, पंचायत जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव जो होते हैं वह भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में एक बड़ी खबर है। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना 1 नवंबर से प्रभावी होगी। मोदी सरकार पहले ही किसानों के लिए रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबी की जो मुख्य फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य क्या रहेगा और उसी के हिसाब से आप बोने की तैयारी करें।
देखिए 2021-22 के लिए जो समर्थन मूल्य गेहूं का रहेगा 1975, जौ का 1600, चना का 5100, मसूर का 5100, सरसों का 4650, कुसुम का 5237। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल हम देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान की बात करें तो सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक तापमान रहा। रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभाग के जिलों में सामान्य रहा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दमोह में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफ़ी गिरा तथा शेष संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक, सागर संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभाग के जिलों में सामान्य रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर, दतिया और नौगांव में। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 28 अक्टूबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए मौसम पूरे प्रदेश में शुष्क रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में मौसम विभाग ने कहीं पर भी भारी वर्षा या बिजली चमकने गिरने की संभावना व्यक्त नहीं की है। 29 और 30 अक्टूबर 2020 के मौसम में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े चैनल भी वर्षा की संभावना मौसम विभाग के हवाले से दे रहे हैं, लेकिन वह खबरें पूरी तरह से झूठ और निराधार है, क्योंकि मौसम विभाग का जो ये पेज आप देख रहे हैं डेली जारी होता है और अधिकृत पेज है और विश्वास योग्य है। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें, आकाश साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 355 अभ्यर्थियों में 22 महिला और 333 पुरुष अभ्यर्थी हैं। मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र जोरा में कुल 15 अभ्यर्थी हैं, जिनमें 14 पुरुष और 1 महिला अभ्यर्थी हैं। सुमावली में कुल 9 अभ्यर्थी हैं। दिमनी में 13 अभ्यर्थी हैं। मुरैना में कुल 15 अभ्यर्थी हैं। अम्बाह में कुल 15 अभ्यर्थी हैं। भिंड जिले के विधानसभा क्षेत्र मेगांव में कुल 38 अभ्यर्थी हैं। गोहद में 15। ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में कुल 9 अभ्यर्थी हैं। ग्वालियरपुर में कुल 12 अभ्यर्थी हैं। विधानसभा क्षेत्र डबरा में कुल 14 अभ्यर्थी हैं, जिनमें 12 पुरुष और 2 महिला अभ्यर्थी हैं। दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र भांडेर में कुल 13 अभ्यर्थी हैं। शिवपुरी जिले के करेरा में 13 अभ्यर्थी। पोहरी में 13 अभ्यर्थी। गुना जिले के बमोरी में 12 अभ्यर्थी है। अशोकनगर जिले के अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में 9 उम्मीदवार हैं। मुंगावली से 13 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। सागर जिले से 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं। छतरपुर जिले के मलारा से 19 अभ्यर्थी मैदान में हैं। अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में कुल 12 अभ्यर्थी। रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र सांची में कुल 15 अभ्यर्थी। राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में कुल 8 अभ्यर्थी है, जिनमें सभी पुरुष हैं। आगरमालवा जिले के विधानसभा क्षेत्र आगर में कुल 8 अभ्यर्थी है, जिसमें 8 पुरुष अभ्यर्थी हैं। देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र हाटपिपलिया में कुल 11 अभ्यर्थी। खंडवा जिले के मानधाता में 8 अभ्यर्थी है। बुरहानपुर के नेपानगर में 6 अभ्यर्थी। धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में 3 अभ्यर्थी है। इंदौर जिले के विधानसभा क्षेत्र सावर में कुल 13 अभ्यर्थी है और मंदसौर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुहासरा में कुल 9 अभ्यर्थी हैं। तो आप देख सकते हैं सभी 28 विधानसभा क्षेत्र में इतने उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस पर लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जिले की स्थिति यहाँ पर दी हुई है। इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा नए मामले 112 सामने आए। 33,571 मामले अभी तक सामने हो चुके हैं। 679 लोगों की जान जा चुकी है। 176 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होने में सफल हुए। 29,616 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 3276 एक्टिव केस यहाँ पर बचे हुए हैं इंदौर ज़िले में। इसी प्रकार आपका जो भी ज़िला हो यहाँ पर लिस्ट है, देख सकते हैं। दोस्तों, जो विधानसभा चुनाव है या कोई सा भी चुनाव हो, मतदाता की ताकत को उजागर करते हैं। यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा में पार्टी वाइज गणित की, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वर्तमान में है 107। 25 अक्टूबर यहाँ पर लिखा है, लेकिन 28 अक्टूबर तक भी यही स्थिति है। बीजेपी के विधायक है 107, कांग्रेस के विधायक है 87, बीएसपी, सपा और निर्दलीय को मिलाकर के 7 अभ्यर्थी हैं। 29 विधानसभा सीटें खाली है। कुल विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 230। उपचुनाव है 28 विधानसभा सीटों पर।
3 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या है 229, सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या है 115। अब पूर्ण बहुमत की बात करें तो कांग्रेस को सीटें चाहिए 28, जुगाड़ की सरकार बनाने के लिए भी कम से कम 21 सीटें चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे विधायक हैं 7 जो मैंने बताए, बीएसपी, सपा और निर्दलीय, जो कि सत्ता के साथ रहेंगे। सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या है 108। कांग्रेस के पास विधायक है 87। उपचुनाव में इनको कम से कम 21 सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी के पास है विधायकों की संख्या 107। इनको 2 भी विधायक मिल जाते हैं तो इनकी सरकार सुरक्षित रह सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें किसान कर्ज माफ़ी और फसल बीमा की, तो किसान कर्ज माफ़ी की हम बात करें तो यदि शिवराज सरकार आती है तो उन्होंने हर एक सभा में एक ही बात कही है कि किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी ना होने के कारण आप पर जो ब्याज की गठरी लदी है वह मैं उतार दूंगा, यानी कि जो ब्याज पर ब्याज लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, वह शिवराज सरकार माफ़ कर सकती है। बाकी किसान कर्ज माफ़ी की बात करें तो किसान कर्ज माफ़ी कमलनाथ ही कर सकते हैं। 2 लाख तक का कर्ज वो माफ़ करने का वादा उनका है, जिनमें से 1 लाख का कर चुके हैं और बाकी का यदि उनकी सरकार आती है तो करेंगे। शिवराज सरकार आती है तो बीमा आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिन किसान भाइयों को नहीं मिला है वे भी निश्चिंत रहे, मिल जाएगा। देखिए, जो पेंडिंग थे, राजगढ़ ज़िले की बात करें, खुजनेर, सुठालिया और अन्य गांव जो भी पेंडिंग थे, इसी प्रकार विदिशा ज़िले या मध्य प्रदेश के अन्य जितने भी ज़िले हैं जहां जहां पर पेंडिंग थे, अब पैसा डलना शुरू हो गया है। कल ही मेरे पास पैसा डलने का मैसेज आया है, वह मैसेज भी मैं आपको तसल्ली के लिए बता देता हूँ। देखिए, ये जो मैसेज है बैंक ऑफ इंडिया नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का मैसेज है। बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका प्रायोजक बैंक है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण क्षेत्र या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक भी इसको कहा जाता है। पहले इसका नाम बार बार इस बैंक का बदला है। नर्मदा झाबुआ बैंक हुआ, इससे पहले नर्मदा मालवा बैंक था और अब फिर से नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक हो गया है। फिर इसका सम्मिलन हो गया मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में। खैर, हम बीमा की बात करें तो ये देखिए 27 अक्टूबर को हमारे पास मैसेज आए हैं। ये बीमा क्रेडिट हुआ है खाते में 30,939 रुपये और 31,555 रुपये, अलग अलग खातों में यह बैलेंस है। अवेलेबल बैलेंस आप देखेंगे 00 है। इसका मतलब यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड चूँकि है इसमें ऑलरेडी हम लोन लेके रहते हैं तो यह बैलेंस 0 ही बताएगा। हाँ, यहाँ पर एक अन्य खाता जो है इसमें बैलेंस प्लस में भी है, क्योंकि जो ब्याज लगा है उससे ज़्यादा बीमा आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो बीमा आ रहा है वह ब्याज में ही कट जा रहा है और किसानों को इसमें से कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो कर्ज माफ़ी के कारण वास्तव में ऐसा हुआ है, और कर्ज माफ़ी इसी कारण से लेट भी हुई है क्योंकि सरकार बदल गई है। एक और आप देख सकते हैं, ये एक और किसान भाई के 74,000 रुपये बीमा के रूप में आए हैं। 27 अक्टूबर को ही इनका मैसेज आया है। ये मैसेज बैंक ऑफ इंडिया का है। आपको बता दें, राजगढ़ ज़िले में अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डल चुका है। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का मैसेज आपको मैंने अभी बताया। इसी प्रकार से जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसमें पैसा डल चुका है और बैंक ऑफ इंडिया में भी पैसा डल चुका है। मैसेज के जरिए मैंने आपको यह पक्के तौर पर जानकारी दे दी है। यदि आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को एक मंच पर लाने के लिए हमने 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। बीजी किसान नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा यह है कि एक साथ आपको बहुत सारी काम की जानकारियाँ बहुत सारे किसान भाइयों को उसमें मिल जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिमिट होती है कि 257 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट एक ग्रुप में नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में हज़ारों किसान एक साथ जुड़ सकते हैं। वही यदि आपका मन हो तो मेरा जो इच्छा है मेरी कि जितने भी किसान भाई मध्य प्रदेश के हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और अलग अलग ज़िले के अलग अलग किसान भाइयों के ग्रुप बनाए जाएं, ताकि जब कोई हम बात किसान की उठाना चाहें तो एक मंच पर आ सके और जागरूकता का परिचय दे सकें। सोशल मीडिया पर भी हम कैंपेन चला सकते हैं ताकि सरकार को किसान भाइयों की बात जो भी है हम उनके सामने रख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हो
तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।